हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य और अध्याय है 4। तो दोस्तों, इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप स्टूडेंट है, क्लास 7th का स्टूडेंट है, तो ये वीडियो तो आपको देखना ही देखना होगा। लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है, डिफ़िकल्ट चीज़ है, जो कि उसको मैं साधारण सा भाषा में मैं समझाने का कोशिश करूँगा। और मैं बेहतरीन ढंग से मैं अपनी भाषा में, यानी कि जो समाज में भाषा है हम लोग के समाज में, उस भाषा में उसको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है। और दोस्तों, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और या नहीं तो आप क्लास 7th का स्टूडेंट हैं, तो भी आप नॉलेज गेन करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट पर्सन कहलाएंगे। ओके दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि बिना इतिहास को चर्चा किए आप वर्तमान को कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य अध्याय 4, जो कि क्लास 7th का हिस्ट्री है। तो चलिए, पार्ट 1 में क्या क्या हम लोग कवर कर चुके थे इसका हम लोग रिविज़न थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा की शुरुआत से ही मुगल काल की स्मृति हमारे मानस पटल पर उभर आती है। ये सब के बारे में चर्चा कर चुके थे। और हम लोग ये भी चर्चा कर चुके थे कि मुगल साम्राज्य में एक बादशाह थे जिसका नाम था शाहजहां। उन्होंने दिल्ली के स्थान पर, यानी दिल्ली में लाल किला बनवाए थे। ठीक है। जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को उसी लाल किले पर जाकर के अपना राष्ट्रीय तिरंगा लहराया था। ठीक है। और हम लोग क्या क्या पढ़े थे, मुगल शब्द का अर्थ के बारे में जाने थे कि मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है। मुगल शब्द एक लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है क्या होता है, बहादुर होता है। लैटिन भाषा क्या है, मोंग है। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, बहादुर होता है। और इसका स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। ठीक है। अब बाबर कहाँ के राजवंश के शासक था, तो ये था मतलब माता की तरफ से, यानी मम्मी की तरफ से पिता की तरफ से ईरान, इराक और तुर्की के शासक तैमूर का 5वां वंश, और माता की ओर से मध्य एशिया और मंगोल शासक जिसका नाम था चंगेज खान, यानी इसका 14वां वंशज था ये। ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। ठीक है। तो इसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं इसका पढ़ाना चालू कर दूंगा तो इसी में ज़्यादा समय चला जाएगा। ठीक है। तो आप पिछले वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। और हम लोग ये पढ़े थे बाबर कब भारत में आया था, तो बाबर 1526 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है। अब बाबर का नाम क्या था, तो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो हिस्ट्री का ज्ञाता है या हिस्ट्री में रुचि रखता है, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यदि आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा, यानी जो कि 7th क्लास में है, ठीक है, और वो इतिहास पढ़ता है, तो उससे आप टेस्ट भी ले सकते हैं कि उसका इतिहास में कितना उसका जानकारी अभी तक हुआ है। ठीक है। ये पूछ करके कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो वो अगर जानेगा तो वो बताएगा कि उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ओके। बाबर को 12 वर्ष की उम्र में उनका पिता, जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा, उसका मृत्यु हो गया था और फरगना के गद्दी पर 12 वर्ष की उम्र में इनका गद्दी मिला। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद ही कुछ राजद्रोह हो गया, यानी विद्रोह हो गया, जिससे वो हार गया और हार करके उसका गद्दी छोड़ना पड़ गया और अनेक वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद काबुल होता हुआ भारत पहुंचा था। 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में उसका
अफगान शासक, उसने क्या किया था, अफगान शासक जो कि भारत में थे, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको हराया था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। 1527 में हम लोग देखे थे कि खानवा का युद्ध हुआ था राणा संगा के साथ में, और 1528 के युद्ध में 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, और इसमें किसको हराया था, राजपूत राजा को हराया था। ओके, उसका शासनकाल 4 वर्षों तक ही रहा था और अधिकांश जो समय था वो युद्धों में गुजरा। और इसका आत्मकथा तुजुक बाबरी यानी बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था, उसे मोबाइन पद का जनक भी माना जाता है। ठीक है, हुमायूं के बारे में पढ़े थे। हुमायूं बाबर के मृत्यु के बाद अपना गद्दी पर बैठा, और इसका 4 भाई थे, और चारों भाई में आपस में ये क्या कर लिए थे कि पूरा जितना भी इसका साम्राज्य था वो विभाजन कर दिए थे चारों भाई में आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इसके शासन काल में ऐसा एक शासक था, मुगल काल में एक ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों के साम्राज्य को क्या कर लिया था, विभाजन कर लिया था। ठीक है, हुमायूं चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में और कनौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में ये पराजित हो गया था। किसके द्वारा, तो शेर शाह सूरी के द्वारा। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हो गया था, तो मृत्यु हुआ था 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक इमारत से, एक वहाँ पे पुस्तकालय था, उसके सीढ़ियों पर से गिरने के बाद इनका मृत्यु हो गया था। और हम लोग ये भी जाने थे कि हुमायूं अपने शासन के दौरान सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहना करता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अकबर के बारे में पढ़े थे। तो अकबर 13 साल की उम्र में हुमायूं का पुत्र यानी अकबर अपना राजगद्दी संभाला, और इनका पिता का नाम था हुमायूं। उसका मृत्यु कैसे हुआ था, तो एक पुस्तकालय के सीढ़ियों पर से गिर करके। ठीक है, हुमायूं का मृत्यु के बाद पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक हुआ था, और उसका संरक्षक जिसका नाम था बैरम खां, उसने ईंटों पर बैठा करके एक छोटा सा मंच बना करके इसको राजा घोषित कर दिया था। ओके, 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खां ने किसको हराया था, हेमू को हराया था। और 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ठीक है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा स्पीड हम चल रहे हैं। इसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर अपने पिता की भांति उदार प्रवृत्ति का था। वह अपने जीवन में अब्दुल रहीम खाना से सर्वाधिक प्रभावित था, और ये आप याद रखिएगा, न्याय के जंजीर के लिए इतिहास में इसे प्रसिद्ध है, मतलब इसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। और उसने उन्हीं प्रदेशों को जीतने पर बल दिया जिसे अकबर ने विजित नहीं कर पाया था। ठीक है, जहांगीर ने कंधार, मेवाड़, अहमदनगर ये सब जगह को जीता था। ठीक है, उसके शासन काल में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो भारत आए थे। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि किसके शासन काल में जो यूरोपियंस थे जो कि व्यापार के उद्देश्य से आए थे यहाँ पे, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो, ये किसके शासन काल में आए थे, तो जहांगीर के शासन काल में आए थे। जहांगीर का पत्नी का नाम था मेहरुनिसा या नूरजहां। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में शासन व्यवस्था पर नूरजहां का अधिक प्रभाव था। ओके, अब इसके बाद में हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ हुआ। शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ हुआ। अहमदनगर का बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में मिल गया था। ठीक है, और शाहजहां के शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारे महल बनवाए गए थे। ठीक है, महल हो गया, किला हो गया, ठीक है, मकबरे हो गए, ये सभी चीज़ बनाए गए थे। ताजमहल बनाया गया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था, जामा मस्जिद बनाया गया था। आप कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि भारत के सबसे बड़ा मस्जिद का नाम क्या है। ठीक है, आगे है औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं कि कहा जाता है कि मुगल शासकों में औरंगजेब अंतिम पराक्रमी शासक था। इसके बाद ऐसे कोई भी शासक नहीं आए जो भारत को अच्छे ढंग से शासन अपना कायम कर सके, है ना।
आगे लिखा है कि सामूगढ़ की विजय एवं आगरा के किले पर कब्जा करने के बाद उसने दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया, और जब वह बादशाह बना तो उसका पिता जीवित था। औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियानों के तहत बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया था। ओके, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े थे। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब को क्या कहते थे? जिंदा पीर भी कहते थे। ठीक है, और इसमें यह एक सहिष्णु राजा था। इसके दरबार में 34% यानी 34% मनसबदार जो थे वो क्या थे? हिंदू थे। और लेकिन ये धार्मिक नीति में क्या था? धार्मिक नीति में ये रूढ़िवादिता पर आधारित था इसका नीति। ठीक है, आगे आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि इसका बचपन का नाम था फरीद, इसका पिताजी का नाम था हसन खां, जो कि सासाराम के क्या थे? जागीरदार थे। जागीरदार मतलब होता है भूमि का मालिक, बहुत बड़े भूमि का मालिक। ठीक है, यानी सासाराम का जो भूमि था उसका मालिक कौन थे? हसन खां। ठीक है, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी, दक्षिण बिहार यानी मान लीजिए कि ये बिहार है। ठीक है, ये मान लेते हैं बिहार है, तो दक्षिण बिहार नीचे हो जाएगा। तो दक्षिण बिहार का जो सूबेदार था जिसका नाम था खान लोहानी, ठीक है, उसने शेर शाह को शेर का उपाधि इन्होंने ही दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि यह बहुत चंचल था और इसने शेर को हराया था। ठीक है, एक मतलब जंगल में इसने शेर के साथ सामना किया था और शेर को कहा जाता है कि शेर के जबड़ा को फाड़ डाला था। ठीक है, चुनार के किले पर कब्जा करने को लेकर के उसका हुमायूं के साथ में क्या हुआ? पहला संघर्ष हुआ। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन करेगा कि मतलब किस किले के संघर्ष के बाद हुमायूं जो है वो हार गया था शेरशाह से? तो चुनार का किला। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह का प्रशासन। हम लोग यहाँ तक पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ से डिटेल 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर शाह का प्रशासन। शेर शाह का प्रशासन कैसा था? यानी उसमें शासन व्यवस्था किस तरह से चलाई थी और किस तरह से अपने शासन व्यवस्था काफ़ी समय तक इन्होंने अपना शासन व्यवस्था कायम किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर शाह का केंद्रीय प्रशासन प्रजा का कल्याण की भावना से प्रेरित था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजा वही होता है जो प्रजा के कल्याण की भावना से देखता है। यदि आप राजा हैं और प्रजा के कल्याण के लिए आप नहीं सोचेंगे तो आपको कभी भी अपने प्रजा से मुंह मोड़ना पड़ेगा और प्रजा का विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने यानी प्रजा के कल्याण की भावना से ये प्रेरित था। उन्होंने सभी विभागों के कार्यों को स्वयं देखता था। यानी कि राजा जो था शेर शाह, उसने सभी विभागों को जितने भी काम था, सभी विभाग में जितने भी काम था उसको खुद देखता था। उसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। राजा इतना भी छूट नहीं देता था कि वो मंत्री स्वयं अपना निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, बल्कि केवल उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। वे शेर शाह से केवल सलाह दे सकते थे, परंतु उसे मानना या ना मानना शेर शाह की इच्छा पर निर्भर था। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप कि राजा इतना भी छूट नहीं दे रहा है कि आप उसके सर पे चढ़ बैठे। ठीक है, राजा उससे सलाह ले सकता है। यदि सलाह उसको पसंद आया तो वो मान सकता है और नहीं पसंद आया तो उसे नहीं भी मान सकता है। वह प्रत्येक विभाग की छोटी रिपोर्ट को स्वयं पढ़ता था, क्योंकि वह बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। ठीक है, और कई भाषाओं का ये जानकार भी था। शेर शाह सूरी कई भाषाओं का जानकार था, अरबी हो गया, फारसी हो गया। ठीक है, उसका प्रशासन केंद्रीय एवं प्रांतीय। केंद्रीय मतलब जैसे मान लीजिए कि एक देश है, इस तरह से हम देश बना लेते हैं। ठीक है, इस देश में यहाँ पे क्या हो गया? इसका केंद्र हो गया, यानी इसके चारों तरफ जितने भी क्षेत्र हो गए उसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय शासन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से राजा बैठ करके पूरे क्षेत्र पर शासन कर रहा है। ठीक है, और प्रांतीय मतलब हो गया जैसे गाँव,
प्रांत मतलब छोटे छोटे जो क्षेत्र होता था उसको बोलते हैं प्रांतीय शासन। ठीक है, तो प्रांतीय शासन में मनसबदार वगैरह रहते थे। ठीक है, छोटे छोटे जागीरदार रहा करते थे, है ना। शासन व्यवस्था में बटा हुआ था। प्रशासक के रूप में उसे अकबर के पूर्वगामी माना जाता है। किस शासक को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है? तो आपको आंसर देना होगा शेरशाह सूरी को। ठीक है, शेरशाह स्वयं सैनिक को भर्ती करता था। ठीक है, और उसने सैनिकों को शेरशाह सूरी जो था वो स्वयं सैनिकों को क्या करता था? भर्ती करता था। और उसके शासन काल में सैनिकों को होलिया रखने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिक का होलिया रखने की प्रथा खुद मतलब द्वारा चलाई थी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइएगा कि कौन सा ऐसा शासक था सल्तनत काल में जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा और होलिया सैनिकों का होलिया बदलने की प्रथा चालू किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको आंसर देना है। ओके, सैनिकों के नगद वेतन दिया करता था। ठीक है, क्योंकि सैनिक अगर खुश नहीं रहेंगे तो सैनिक सही से काम नहीं करेंगे, इसीलिए उसे नगद वेतन दिया करता था। उन्हें राज्य के विभिन्न भागों में रखा जाता था सैनिक को। ठीक है, उसने किसानों को भूमि का पट्टा दिया। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, उसने किसानों को भूमि का पट्टा दिया। उसने भूमि का क्षेत्रफल, स्थिति, प्रकार और मालगुजारी दर्ज होती थी, यानी इसमें किस जमीन पे कितना टैक्स लेना है ये सब उसमें दर्ज रहता था। ठीक है, अच्छे भूमि के लिए अच्छे टैक्स मतलब उच्च टैक्स लिया करता था, और जो निम्न भूमि, जो पथरीली भूमि जिस जमीन में खेती सही से नहीं होता था उस पर कम टैक्स लिया करता था। ठीक है, लकान जो होता था वो नगद या अनाज दोनों रूप में देने का छूट था उसके शासनकाल में। ठीक है, शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं निर्णय करने बैठता था। काजी असैनिक मुकदमे का निर्णय करते थे, यानी जो भी असैनिक यानी बिना मतलब जो भी सैनिक से रिलेटेड जो भी मुकदमा नहीं होता था, ठीक है, उस मुकदमे को सॉल्व कौन करता था? काजी करता था। काजी मतलब होता है, आज के ज़माने में हम लोग वकील बोलते हैं, और उस ज़माने में काजी हुआ करता था। ठीक है, गांव के मुकदमे ग्राम पंचायत के द्वारा निपटाए जाते थे। गांव के मुकदमा ग्राम के पंचायतों द्वारा निपटाए जाते थे। ठीक है, शेरशाह के व्यापार वाणिज्य मतलब होता है व्यवसायी। ठीक है, शेरशाह के व्यापार जो था वाणिज्य के क्षेत्र में पुरानी और खोटी मुद्राओं का प्रचलन से, ठीक है, हटा दिया, है ना। और क्या क्या उसके स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के मुद्राएं चलाई थी। यानी जो भी मुद्रा मतलब प्राचीन समय से चले आ रहे थे उस मुद्रा को हटा दिया, उस पैसे को हटा दिया, उस सिक्के को हटा दिया और सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाया। ठीक है, शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। टकसालें किसे कहते हैं दोस्तों? तो टकसाले कहते हैं जहाँ पे मुद्रा का छपाई होता है, जहाँ पे मुद्रा बनती है उस मशीन को टकसाले कहते हैं। ठीक है, उसकी मुद्राएं वृत्ताकार यानी गोलाकार हुआ करता था। ठीक है, और वर्गाकार भी हुआ करता था। ठीक है, सिक्के पर अरबी लिपि में शेरशाह का नाम होता था। अरबी लिपि में शेरशाह का सिक्के पर नाम होता था। पदवी व टकसाल का नाम भी अंकित रहता था। कुछ मुद्राओं पर शेरशाह का नाम देवनागरी यानी हिंदी भाषा में भी मिलता है। ठीक है, आगे लिखा है शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि क्या था? तो सड़कों तथा सरायों का निर्माण करना। सराय मतलब सड़क के किनारे बहुत सारे ऐसे निवास बनाना जहाँ पे जो भी राहगीर लोग रहते थे उसका अगर शाम हो जाता था तो वहाँ पे वो रुक जाता था। ठीक है, आज का हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट बोलते हैं। तो वो रेस्टोरेंट उस ज़माने में बनाया करता था। तो आज के ज़माने में रेस्टोरेंट में जो सुविधा थी वो सुविधा वहाँ नहीं थी, सिर्फ रात भर के लिए वो रुक जाता था। ठीक है, उसको सराय कहते थे। तो शेरशाह सूरी ने बहुत बड़ी उपलब्धि उसका था कि सड़क निर्माण करवाया था और सड़क के बगल में सरायों का निर्माण करवाया था। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करवाया था। यानी राजधानी और जो मेन जो नगर था
उसको जोड़ने का जो सड़क था उसको निर्माण करवाया था। इससे साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण मतलब मजबूतीकरण के साथ व्यापार तथा आवागमन को भी उन्नति हुई, मतलब बढ़ोतरी हुई। कलकत्ता से पेशेवर तक बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड उसके दिमाग में एक बड़ी उपज थी। झारखंड में भी यह सड़क गुजरती है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसने कौन सा सड़क बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आज हम लोग नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते हैं, NH2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। शेर शाह ने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण करवाया था। अपने जो भी शासनकाल था उसका, शेर शाह का जो शासनकाल था उसमें 2 कोस यानी लगभग 6 किलोमीटर है ना, आज का 6 किलोमीटर लगभग उतना दूरी पर एक सराय का निर्माण करवाया था। सराय मतलब ही बता दिया था दोस्तों, जहां ठहरने एवं भोजन करने की व्यवस्था थी और वो व्यवस्था जो था वो सरकार द्वारा की जाती थी। ठीक है, प्रत्येक सराय में एक चौकीदार, डाक सेवक और 2 घोड़े सदैव तैयार रहते थे। ठीक है, इन सरायों का डाक चौकी के रूप में प्रयोग होता था। ठीक है, और शेर शाह की इन सड़कों तथा सरायों का साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता था। धमनियाँ मतलब नसें, जैसे हमारे धमनी में रक्त दौड़ता है उसी तरह से सड़क के द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं मतलब प्राप्त की जा सकती थी, की जाती थी, है ना। ऐसा माना जाता है कि उसने करीब 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी ने 1700 जो रोड के बगल में जो घर था उसको निर्माण करवाया था। सड़कों तथा सरायों के अतिरिक्त उसने अनेक भवनों और कई अस्पतालों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, शेर शाह महान प्रशासक था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का बहुत बड़ा सम्मान करता था। सैनिक एवं असैनिक क्षेत्र में उसने उपलब्धियां काबिल ए तारीफ है, यानी सैनिक हो चाहे असैनिक हो उसमें जो उपलब्धियां प्राप्त की थी उसे भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, उसे प्रशासन के लिए करीब 5 वर्षों का ही समय मिल सका, है ना। 5 वर्ष तक ही अपना शासन किया था। ठीक है, आगे लिखा है इसमें कि लेकिन इस सीमित समय में ही उसने कई बड़े काम ऐसे कर गए, यह ठीक कहा गया है कि जिस कुशल प्रशासन तंत्र की स्थापना उसने की थी उसका लाभ मुगलों को प्राप्त हुआ। यानी बहुत बड़ी एक कुशल प्रशासक था और अपने प्रशासन तंत्र की स्थापना बहुत बेहतरीन ढंग से किया था। इतिहासकार बुलजले हेग ने शेर शाह को भारत का महानतम शासक बताया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का विस्तार। मुगल साम्राज्य का विस्तार। शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास खान सरवणी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही में मिलती है। हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य का विस्तार। तो महान मुगल बादशाहों ने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। जब बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी तो इसका क्षेत्र सीमित था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य के 21 सूबे यानी प्रांत थे, क्षेत्र थे। 1 अफगानिस्तान में और 14 उत्तर भारत में, अच्छा दक्कन में। मुगल साम्राज्य में वर्तमान भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान तक फैला था। अशोक के अतिरिक्त हिंदुस्तान के किसी भी सम्राट ने इतने विस्तृत क्षेत्रों पर शासन नहीं किया था। ठीक है, यानी मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र था और ऐसा ही क्षेत्र किसका था? तो अशोक सम्राट का था। ठीक है, सन 1686 से 89 के काल में मुगलों की राजनीतिक बुलंदी का समय था, यानी राजनीतिक का बुलंदी का समय था, जबकि बीजापुर, गोलकुंडा ये क्षेत्र का नाम है दोस्तों।
गोलकुंडा हो गया, मुगल साम्राज्य में शामिल हुए और मराठों की शक्ति क्या हो गई, धूमिल हो गई। दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा क्षेत्र था जो कि मुगल साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, ये सभी क्षेत्र क्या था, मुगल साम्राज्य के अधीन था, यानी इतना बड़ा क्षेत्र जो था वो मुगल साम्राज्य में था और यहाँ का एक राजा इतना बड़ा क्षेत्र पर शासन कर रहा था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था कि मुगल काल में किस तरह से शासन व्यवस्था थी और वहाँ के लोग किस तरह से अपना जिंदगी का जीवन यापन कर रहे थे। और तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था। मुगल में उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं था, यानी उत्तराधिकारी में कोई भी निश्चित नियम नहीं था कि एक मतलब राजा का निधन हो गया तो फिर राजा का बड़ा पुत्र ही बनेगा या और कोई दूसरा कोई बनेगा, जो ताकतवर होगा वही बनेगा राजा। ठीक है, इस कारण प्रत्येक बादशाह के मृत्यु के बाद सत्ता को लेकर क्या हुआ, संघर्ष हुआ। मुगल साम्राज्य में सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी और इसमें से कुछ प्रमुख थे जो कि अधिकारी थे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला था वजीर। तो वजीर कौन था, तो इसके बारे में लिखा है यहाँ कि यह एक साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। उसे सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार था, यानी चाहे सैनिक हो यानी सेना से रिलेटेड या सेना से रिलेटेड नहीं हो। ठीक है, दोनों में क्या था, असीमित अधिकार प्राप्त था। अकबर के काल में वजीर को वकील कहा करते थे और वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था। वह लगान वसूल करने एवं प्रबंध की देखभाल करता था, है ना। आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, किंतु कालांतर में, कालांतर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जब हमारा जब बचपना था, जब हम 7th क्लास के हिस्ट्री बुक पढ़ रहे थे तो कालांतर ही नहीं समझ में आता था कि कालांतर क्या होता है। तो कालांतर का मतलब होता है इन फ्यूचर, यानी कि आने वाले समय। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, किंतु कालांतर में यानी आने वाले समय में अन्य विभाग पर भी इसका अधिकार होने लगा था। किसका, वजीर का। तो वजीर के बारे में हम लोग पढ़े कि वजीर क्या होता था, साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था और सैनिक असैनिक में दोनों में असीमित अधिकार प्राप्त था। अकबर के काल में वजीर को वकील कहते थे और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। वह लगान वसूल करता था और प्रबंध को देखभाल करता था। आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजस्व मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी टैक्स जमा होता था, ठीक है, तो उस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वजीर होता था, किंतु कालांतर में और भी अनेक विभाग में इसका अधिकार हो गया। मीर बख्शी सर्वोच्च वेतन अधिकारी होता था। ठीक है, मीर बख्शी का प्रमुख कार्य जो होता था वो सैनिक की भर्ती करना और सैनिक का हुलिया रखना, यानी किस प्रकार सैनिक का हुलिया रहेगा, ठीक है, तो उसका व्यवस्था करना और रसद प्रबंध करना, यानी खान पान को लेकर के सुविधा करना मीर बख्शी का काम होता था। सेना में अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सेना में अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो सभी सेना आपस में लड़ मरेंगे और किसी भी युद्ध जीतने में असमर्थ हो जाएंगे, जिससे बहुत बड़ा साम्राज्य का विनाश हो सकता है। सैनिक के लिए हथियारों तथा हाथी घोड़ों का प्रबंध करना मीर बख्शी का काम होता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे सद्र उस सुदूर यह कौन होता था, तो यह एक धार्मिक मामले में बादशाह का सलाहकार होता था। धार्मिक मामलों में वह धार्मिक मामलों और धार्मिक धन संपत्ति दान विभाग का प्रधान होता था, यानी कि हेड होता था। ठीक है, आगे मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी प्रथा मुगलों की शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अरबी भाषा के शब्द मनसब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पद होता है। मनसब का अर्थ होता है पद। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है जात और दूसरा क्या होता है, सावर। जात से तात्पर्य है कि व्यक्तिगत सेना
ठीक है, और जबकि सावर से तात्पर्य है घोड़ा, घोड़ा की संख्या से था। अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। शाही सेना मतलब राजा के सेना में होते थे, ठीक है। इन्हें दिए जाने वाले पद को मनसब और ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहते थे। जो भी पद मिलता था शाही सेना के द्वारा यानी शाही सेना में, उसको पद कहते थे, यानी उस पद को मनसब कहते थे, और जो ग्रहण करता था उसको मनसबदार कहा करते थे, ठीक है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खान को दशमलव प्रणाली पर आधारित था। आगे है खानसामा। खानसामा कौन होता था दोस्तों? यह बादशाह का गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। खानसामा, इसका कार्य क्या होता था? तो शाही रसोई तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं को व्यवस्था करना होता था, यानी जो भी भोजन से रिलेटेड काम करता था वो खानसामा करता था, ठीक है। वह शाही परिवार के संपूर्ण खर्च का ब्यौरा रखता था और राजमहल के सभी कर्मचारियों और उसके नियंत्रण में कार्य करते थे। आगे काजी उल कुजात यानी मुख्य काजी। काजी कौन होता था? पिछले हम लोग इसके बारे में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। मुगल बादशाह सभी मुकदमे का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसने राजधानी में एक मुख्य काजी यानी कि न्यायाधीश जज को नियुक्त किया गया, जो इस्लामिक कानून के अनुसार क्या करता था? न्याय करता था, ठीक है। आगे है दरोगा, एक डाक चौकी। यह गुप्तचर और डाक विभाग का प्रधान होता था और इसका दूत जो थे सारे देश में फैले होते थे और देश के कोने कोने तक सूचना ला करके इसको देते थे, राजा को देते थे, है ना। मीर अतीस, यह मुगल सेना के तोपखाने का प्रधान होता था। दोस्तों तोप मतलब जानते हैं? जो लड़ाई में जिसका यूज किया जाता है उसको तोपखाना बोलते हैं। उसका हेड कौन होता था? तो मीर आतिश होता था। इसका प्रमुख कार्य होता था वो तोपखाने की व्यवस्था करना होता था, ओके। आर्थिक व्यवस्था इसमें क्या था? तो मुगल काल में कई बड़े नगर काफ़ी समृद्ध हो चुके थे, जिसमें आगरा था, फतेहपुर था, सिकरी था, लाहौर था, बुरहानपुर था, अहमदाबाद था, बनारस था, पटना, काबुल, राजमहल, हुगली, ये सभी जो नगर थे वो काफ़ी समृद्ध हो चुके थे। वर्तमान में ढाका हो गया, चट्टगांव हो गया, है ना, आर्थिक रूप से संपन्न थे। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कट गया है। मुगल काल में इन सब का मुख्य पेशा जो था वो क्या था? कृषि था, ठीक है। मुगलों द्वारा स्थापित शांति व्यवस्था के कारण कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई और इस समय उद्योग धंधे का सभी पर्याप्त विकास हुआ था। यानी मुगल काल में क्या हुआ था? उद्योग धंधे का विकास हुआ था और उस समय जितने भी लोग रहते थे, जो कि अधिक लोग उसमें से कृषक वर्ग के थे, ठीक है। सूती कपड़े और ऊनी व रेशमी वस्त्र, लोहे के सामान, गुड़ और चीनी बनाने का काम, पीतल, तांबे, कांसे के बर्तन, सोने चांदी के जेवरात यानी गहना जेवर, मोती, हाथी के दांत और मूंगा आदि के काम भी बहुतायत में होता था मुगल काल में। मुगल काल में सड़कें, नदियां, यातायात के मार्ग थे, यानी जो मार्ग था वो नदियां था और सड़क था। मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख केंद्र सड़क द्वारा जुड़े हुए थे और सड़कों पर सुरक्षा का प्रबंध था। यात्रियों का आराम के लिए सड़कों के किनारे छाया वाले पेड़ या सराय होता था या कुएं आदि बनाए जाते थे। सूरत मुगल काल का बंदरगाह है। सूरत जो है मुगल काल का बंदरगाह मतलब एक ऐसा समुद्र का किनारा जहाँ पे विदेश से बहुत सारे सामान या जहाज रुका करता है, ठीक है, और उधर से सामान ला करके उस जगह पे बंदरगाह पे उतारा करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो उस जमाने में बंदरगाह होता था, जहाज़ें भी होती थी, ठीक है, जो विदेश मतलब समुद्र के द्वारा विदेश जा करके और वहाँ से सामान ला करके और अपने देश में व्यापार करता था, ठीक है।
मुगल काल में विदेशी व्यापार को बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। व्यापार एशिया तथा यूरोप के विभिन्न भागों तक होता था। आयात की मुख्य वस्तुएं क्या था? जो भी आयात मतलब एक होता है आयात दोस्तों, ठीक है, और एक क्या होता है, सॉरी आयात होता है और एक होता है निर्यात। आयात क्या होता है? तो जब सामान विदेश से यानी किसी दूसरे देश से जब हमारे देश में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। और जब हमारा कोई सामान विदेश में जाता है यानी हमारे देश से जब कोई सामान विदेश में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। ओके, तो यहाँ लिखा है व्यापार एशिया तथा यूरोप के विभिन्न भागों से होता था। आयात के मुख्य वस्तुएं क्या थी? यानी जो बाहर से सामान आता था वो सोना आता था, घोड़ा आता था, धातु, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, खटमल, इत्र, इत्र मतलब सुगंध, ठीक है, ये सब आता था बाहर से। और निर्यात के वस्तुएं कौन सी था? तो ये था सूती कपड़ा, काली मिर्च, मसाले आदि प्रमुख थे, ठीक है। मुगल बादशाहों ने साम्राज्य के अनेक प्रमुख नगरों में टकसालें खोली थी। टकसालें हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। टकसालें जहाँ पे मुद्रा का ढलाई होता था यानी मुद्रा का छपाई होता था, उसको टकसालें कहते थे। अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा था मुगलों का? तो मुगलों ने उस शासकों के विरुद्ध अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यानी इसके सत्ता को स्वीकार करने से जो भी शासक इनकार करता था उसके ऊपर क्या करते थे? एक अभियान चला करके उसको हरा देते थे, है ना। जब मुगल शक्तिशाली होते गए तो अन्य कई शासकों ने इसके स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपने पुत्रियों का विवाह करके और क्या किया? उच्च पद प्राप्त किया था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर क्या था? अकबर एक महान शासक था, ठीक है। कहा जाता है कि मुगल काल में अकबर ही ऐसा शासक था जिसने अशोक सम्राट की तरह अपना क्षेत्र को फैलाने में कायम हुआ था। ओके, तो चलिए अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर क्या था? अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक था। उसके राज्यारोहण से भारतीय इतिहास के एक नए युग का उदय हुआ। और कहा जाता है कि अकबर दोस्तों अनपढ़ था। यह जो अपना शासन व्यवस्था चलाता था वो बहुत कहानियाँ सुना करता था और जितने भी विद्वान थे इसके मतलब राज्य में जो कि नवरत्न थे उसके मदद से ये शासन व्यवस्था चलाया करता था। और एक अनपढ़ व्यक्ति होकर के इतना बड़ा शासक बनना उस जमाने की बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो यह युग शांति और समृद्धि का था। यानी अकबर का जो भी शासनकाल था वो शांति और समृद्धि मतलब विकास का युग था। अकबर के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। यानी कि दोस्तों यह एक मतलब ऐसे राजा था जो कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता दिया करता था। ओके, उसमें सभी वर्गों को योगदान था और इसके सभी में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई और सभी क्षेत्रों में एकता स्थापित हुई। अतः वास्तविक अर्थों में वह एक राष्ट्रीय सम्राट था। सम्राट मतलब राजा था। अकबर के साम्राज्य में शांति तथा समरसता स्थापित करने के लिए धार्मिक उदारवाद नीति के अनुकरण किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर क्या होता था? तो जो गैर मुस्लिम हुआ करता था उसके द्वारा एक प्रकार के टैक्स लेते थे यानी कर लेते थे, उसको क्या किया? इसने समाप्त कर दिया था, क्योंकि सभी धर्मों को ये बराबर मान्यता देने वाला शासक था। हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, है ना। और यह धर्म की स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
विभिन्न धर्मावलंबियों ने इसके बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए उसने कई उपाय किए अकबर ने। आगे लिखा है इबादत खाना के बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए कई उपाय किए। इबादत खाना, दिन ए इलाही आदि धार्मिक सद्भावना तथा समन्वय की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इबादत खाना में मुस्लिम, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन धर्मों के विद्वान को आमंत्रित किया जाता था। इबादत खाना क्या होता था दोस्तों? जहाँ पे अकबर बहुत सारे विद्वानों से उनके धर्म के बारे में सुना करते थे। ठीक है, यानी एक प्रकार का धार्मिक स्थल था। आगे लिखा है इसमें कि अकबर ने सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही नामक 2 नए धर्म की शुरुआत की थी। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। ठीक है, अकबर की नीति प्रजा के अधिकतम कल्याण पर आधारित था। यानी अकबर जो था किसी भी प्रजा को, अपनी प्रजा को कष्ट नहीं देता था, यानी प्रजा को कल्याण के लिए बहुत सोचता था वो। उसने प्रजा तथा शासक के मध्य दूरी को पाटने के लिए यानी बांटने की कोशिश की। यानी सभी को ये छूट दी कि आप जो चाहे आप राज्य में रह करके कर सकते हैं। ठीक है, आप जो धर्म अपनाना चाहेंगे आप अपना सकते हैं। ज़बरदस्ती हम किसी प्रकार के भी आपको धर्म या किसी भी लोगों का धर्म को परिवर्तन करा करके मुस्लिम में हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता, राजस्व प्रशासन, समान कर प्रणाली, शासकीय पदों एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति के द्वारा एक ऐसा सुसंगठित प्रशासन तंत्र स्थापित हुआ जैसे मध्यकाल में पहले कभी नहीं हुआ था। यानी कि जो भी जिस काम के लायक, जिस पद के लायक जो व्यक्ति होता था उसी के आधार पर उसका पद मिलता था। अकबर ने स्वीकृति के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने फारसी को क्या किया था? फारसी को राजभाषा बनाया था। अकबर ने फारसी को क्या किया था? राजभाषा बनाया था तथा अनुवाद विभाग यानी कि जो भी अदर भाषा था उसका एक विभाग की स्थापना किया था, जिसके द्वारा उसने संस्कृति, अरबी, यूनानी और तुर्की ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया और उसके दरबार में विभिन्न भाषाओं के विद्वान रहते थे जिन्हें राजश्रय प्रदान किया गया था। यानी जो राजा के सामने और राजा यानी इबादत खाना में जो भी विद्वान आएंगे उसको राजश्रय प्रदान किया गया था। उसके काल में हिंदी के श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा सूरदास ने कृष्ण भक्ति के अमर गीतों की रचना किया था। ठीक है, अकबर के दरबार में देश के उत्कृष्ट चित्रकार और संगीतकार रहते थे। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। आगे हम लोग अकबर के नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अकबर के नवरत्न आप याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें पहले नवरत्न में बिरबल आता है जो कि परम बुद्धिमान था, तानसेन जो कि संगीतकार था, और अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि प्रतिष्ठित कवि था, राजा टोडरमल जो कि राजस्व एवं वित्त मंत्री था, राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम, अबुल फजल और फैजी। एक बार फिर से दोस्तों नाम हम रिपीट कर दे रहे हैं। बिरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह। बिरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अबुल फजल, फैजी। ठीक है, तो दोस्तों
ये था क्लास 7th का हिस्ट्री जो कि मैं आपको कवर करवाया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं डीमोटिवेट नहीं हो सकूं और आपके लिए अधिक से अधिक और मेहनत करके वीडियो के माध्यम से आपको इसी तरह से इतिहास पढ़ाने का कोशिश करूं। ओके। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसका शॉर्ट नोट्स मिल जाए, और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अगर 20-25 मिनट का टोटल इस लेसन का वीडियो बन जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं शॉर्ट नोट्स बना करके और उस शॉर्ट नोट्स से इस लेसन का कवर कर सकूं। ठीक है, क्योंकि इतना सारा पढ़ने में काफ़ी समय जाता है, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और शॉर्ट नोट किस तरह से बनाते हैं वो तो अपने माइंड का खेल है दोस्तों। आप जितना कम शब्द में शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे वो अच्छा रहेगा। ओके, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ वीडियो से। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों, माताएं और अन्नदाताओं का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।